अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ख़ातिन हज़रात, इस वक़्त सियासी मंज़रनामे में मुख्तलिफ़ चीज़ें इर्ताश पैदा कर रही हैं और ख़ास तौर पे जो सीनेट का इलेक्शन है वो और एक मंडी लगी हुई है। मुझे एक आपको याद होगा, पाकिस्तान की एक फ़िल्म थी तहज़ीब, उसमें हीरो था शाहिद, ठीक है ना? शाहिद जो था उसके ऊपर एक गाना फ़िल्माया गया था उस तहज़ीब फ़िल्म में और ये गाना गाया था मेहदी हसन साहब ने, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और वो गाना क्या था? लगा है हुस्न का बाज़ार देखो, नई तहज़ीब के शाहकार देखो। अब देखिए, ये हमारी सियासत के हुस्न का बाज़ार लगा हुआ है। जैसे मंडी में जाते हैं ना आप बकरा खरीदने के लिए, बिल्कुल उसी तरह बकरा खरीदने के लिए लोग वहाँ पे वो बकौल अटॉर्नी जनरल के बैग्स लेके बैठे हुए हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आए और इस मखमसे में से हम निकलें और फ़ौरन बकरों को पकड़ें। ये हमारी सियासत का हुस्न है। अब क्या करें? अब यही फिर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम ऐसे तो नहीं हो सकती। यहाँ पे आप बकरों को खरीदेंगे, यहाँ पे आप अपने बैग्स के ज़रिए अपनी ज़मीर के सौदे करेंगे, तो फिर वहाँ पे पाकिस्तान में कभी भी ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम हो पार्लियामेंट और कानून की बालादस्ती हो, क्योंकि कानून बनाने वाले जो हैं, या वो बेचने वाले हैं या बिकने वाले हैं। इसका ज़रा तजिया करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद कुरैशी। चलते हैं यूके और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर शाहिद, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम अस्सलाम और आपके तमाम देखने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है यार? ये मुझे बताएं कि ये जो सियासत का बाजार गर्म हुआ हुआ है, एक तरफ से हम देख रहे हैं इन्होंने तो सीओडी में और आपके यहाँ लंदन में ये बैठ के ये इन्होंने साइन किए थे सीओडी के ऊपर और उसमें उन्होंने ये कंसेंसस इसमें आया था कि जनाब ये चीजें जो है ये खत्म होनी चाहिए, बकरी बकरा मंडी नहीं चलनी चाहिए, इसमें सिलसिला जो है इसको ओपन बैलेट में लेके आएंगे। आज वही लोग जो है वो किस तरह ये कह सकते हैं कि जी नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता और सीक्रेट बैलेट ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये क्या हो क्या रहा है? हाउ डू यू टेक इट? देख देखें, पहली बात तो ये मैं बताता चलूँ कि वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ तो उसमें मैं मौजूद था और जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो कॉपी है वो मेरे पास है, वो उन्होंने मुझे दे दी थी। और उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बड़ी कीन थी कि पाकिस्तान के अंदर रिफ़ॉर्म्स होनी चाहिए, पॉलिटिकल चेंज होनी चाहिए, डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। नवाज़ शरीफ वाज़ नॉट सो कीन, क्योंकि मैंने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से पूछा था कि अमीन फ़हीम भी साथ बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भई आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो गया और आप थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। पाकिस्तान में तो 2 प्राइम मिनिस्टर टर्म का प्राइम मिनिस्टर का रूल आ गया था उस वक़्त। तो बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि भई जो पार्टी फ़ैसला करेगी, और पार्टी जो थी उस वक़्त मखदूम अमीन फ़हीम साहब के नाम से रजिस्टर्ड थी, तो वो उनके साथ बैठे हुए थे। यही सवाल मैंने नवाज़ शरीफ साहब से किया। तो नवाज़ शरीफ साहब ने बुरा मनाया क्योंकि उनके साथ शहबाज शरीफ बैठे हुए थे। तो मियाँ साहब ने बाद में मेरे से आके पूछा कि जी ये की सवाल कीता तुसीं? तो मैं कहा, "भई आई एम आस्किंग अ जेन्युइन क्वेश्चन।" क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी थी, जनाब मुशर्रफ ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की थी, उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ तो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था। तो जब ये आए, तो इन्होंने आके सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स की इन्होंने 18th अमेंडमेंट के अंदर। उसको हम टच करेंगे लेटर ऑन में कि उसमें क्या इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। लेकिन आज की जो सूरत-हाल थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई, तो उसमें जो तमाम जज हैं, उनकी जो टोन है, खसूसन जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब, उन्होंने जो है वो इस पे ख़ासा सवाल-ओ-जवाब किया कि भई इलेक्शन कमीशन के पास वो क्या ज़राए हैं जिस पे वो ये श्योर कर सकते हैं कि जी इलेक्शन के प्रोसेस में करप्शन नहीं हो रही और जो मेंबर्स हैं, वो करप्शन नहीं कर रहे। जबकि वीडियोज़ अब मौजूद हैं, वो लोग पैसे ले रहे हैं और इस वक़्त जो है वो मंडी जो है वो पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट हो गई है। वहाँ पे लोग पैसे लेके बैग लेके बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में भी हैं वो अगर आप पैसे दुबई में लेंगे तो 1 डेढ़ करोड़ कम मिल जाएगा, क्योंकि वो कमीशन लेंगे पैसे आपको दूसरे मुल्क में देने के। अगर आप वहीं ले लेंगे तो वो जो अ, इसकी जो रीज़निंग है वो ये समझ में आती है कि जो अटॉर्नी जनरल सिंध थे, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी मुखालफत की। जबकि जो बाकी जो 3 अटॉर्नी जनरल्स हैं तीनों सूबों के, उन्होंने इसके हक में कहा, कमेंट्स दिए कि भई हम इसके हक में है कि बैलेट जो है वो ओपन होना चाहिए और ये जो ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, यानी जो एमपीज़ इलेक्शन, दिस इज़ अ स्पेशलिस्ट कंडीशन। और आपको जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था कि जो डाटा प्रोटेक्शन का जो रूल है हमारे यहाँ, और आपके यूके में भी होगा, और उसको जीडीपीआर कहते हैं, यूरोपियन लेजिस्लेशन, ठीक। कि उसके अंदर जो अ
जब कोई क्रिमिनलिटी का एलिमेंट Secrecy. आ जाए बिटवीन कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोटेक्शन होती है वो वेवर हो जाती है। आपको वो इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है पुलिस को अगर कोई क्रिमिनलिटी हो जाए, कोई और इस तरह का मामला हो जाए। तो जब एक ठीक। चीज सामने नजर आ रही है, और ये हम यहाँ पे जब एनयूजे के इलेक्शंस होते हैं तो वो हमें बैलेट पेपर भेजते हैं बाय पोस्ट, तो हम उस पर टिक कर देते हैं किसको हमने उसके नाम के आगे, तो फिर हम उनको भेज देते हैं, वो ट्रेसेबल होता है। इसी तरह स्टाफ सर्वे जो होता है आमतौर पर देखें तो उस पर बार कोड लगा होता है, क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बता रहे हैं। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेस करना चाहे कि ये किसका स्टाफ सर्वे है, तो वो वहां से बार कोड से ट्रेस कर सकते हैं उसके अंदर। तो जो वोट की जो सीक्रेसी है वो इट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, इट विल नॉट बी पब्लिक नॉलेज कि किसने किसको वोट दिया, बट इट विल बी अवेलेबल टू, और इट शुड बी अवेलेबल टू इलेक्शन कमीशन एंड द पार्टीज कंसर्न। यानी लेकिन वो तो तीनों इलेक्शन पार्टियों कमीशन के कहता है, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि ता क़यामत जो है वो सीक्रेसी होनी चाहिए और होगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ये कहती है कि जी आप हमेशा कभी भी उसको आप कर ही नहीं सकते अनफोल्ड। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो उस सीक्रेसी का मतलब जो होता है ना वो उसको डिफरेंट मतलब ले रहे हैं। सीक्रेसी का मतलब जैसे आप इम्तिहान जब देने जाते हैं तो वो आपका रोल नंबर से वो उतार के तो नया रोल नंबर लगा के आपको भेज देते हैं पेपर चेक करने के लिए। बाद में जब वो पेपर चेक हो गया तो वही रोल नंबर वो दोबारा लगा देते हैं उसके साथ। सीक्रेसी इट मीन्स के इट शुड बी द होल प्रोसेस शुड बी ट्रांसपेरेंट। और जब एक चीज ये सामने आ गई है, नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंट कैसे होगा? मसला तो वही क्वेश्चन तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने क्वेश्चन किया ना कि फिर अगर मुतनासिब नुमाइंदगी की भी बात करनी है तो फिर जिनके वोट्स हैं उनके मुताबिक उनको सीटें मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं होता तो फिर इसका मतलब है कि इलेक्शन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। देखिए वो जो बात सेनेट की जो फंक्शनिंग है वो इस तरह से है कि तमाम सूबों से उन्होंने इक्वल नंबर के सेनेटर्स लिए हुए हैं। और इसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि सेनेट के अंदर तमाम सूबों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक तरह से हो, एक ही जैसी हो, इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब उस इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन को वैसे ही रखने के लिए उनको, अगर वो उस पर, अगर फर्ज करें अगर उस वोट के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है, अगर कोई सेनेटर वोट डाल रहा है और वो उस पर अपना नाम भी लिख दे, तो इट विल रिमेन कॉन्फिडेंशियल, क्योंकि वो पब्लिक नॉलेज नहीं होगा। वो तो जब गिनती हो रही होगी, इलेक्शन कमीशन उसकी गिनती करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन तो इलेक्शन कमीशन के पास रहेगी कि तो किसने किसको ये वोट जो दिया। इलेक्शन कमीशन की बात आप कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि वो फुट ड्रैगिंग कर रहे हैं, जैसे कि वो नहीं चाहते हैं कि इसको चेंज किया जाए इस पैटर्न को। क्या वजह हो सकती है? कोई इंटेंशन का मसला है या कैपेसिटी नहीं है? देखिए इसमें वो छुप रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके पीछे छुप रहे हैं। अब जैसे ये सिकंदर सुल्तान साहब जो हैं, ये सईद मेहदी साहब जो नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी होते थे हमारे, वो होल्ड्रावियन भी है, कमिश्नर लॉ भी रहे, मियाँ साहब के बड़े करीबी ब्लू आइट थे, तो ये उनके दामाद हैं सिकंदर सुल्तान साहब। तो ये जो जरदारी माफिया और नवाज शरीफ माफिया, इन्होंने की पोजीशंस पे अपने अपने बंदे जो है वो लगाए हुए थे। और मैं जस्ट टू कनेक्ट द डॉट्स, मैं आपको एक छोटा सा वाकया एक कनेक्ट करना चाहूंगा कि जब सोवियत टाइम में एक केजीबी का एजेंट जो है वो डिफेक्ट हो गया था वॉशिंगटन में। तो जब सोवियत यूनियन जो है वो ब्रेकअप हुआ, तो वो उसके दोस्त, उसके केजीबी के फॉर्मर कॉलीग्स उसको वॉशिंगटन में मिले। तो उससे पूछा कि भाई तुम क्या काम करते थे, हमने तेरे बैंक अकाउंट्स, घर बार सब कुछ चेक कर लिया, हमें कोई चीज नजर नहीं आई कि तू क्या कर रहा था कि सीआईए के लिए, कि तू ऐसा क्या काम कर रहा था। तो उसने एक बात कही, उसने कहा जब कोई फॉरेन पोस्टिंग आती थी एजेंटों को, केजीबी के एजेंट्स की, तो मैं जो करप्ट तरीन एजेंट होता था, कोई शराबी, कोई वुमनाइजर, कोई गैम्बलर, यानी जिसमें कोई ऐसी चीज हो जिसको सीआईए एक्सप्लॉइट कर सके, तो मैं उसकी फॉरेन पोस्टिंग कर देता, तो वो जो बाकी काम जो है वो आसान हो जाता। तो शरीफ माफिया ने और जरदारी माफिया ने इसी पिछले 10 साल उन्होंने इसी चीज को किया कि जो करप्ट तरीन, क्रिमिनल तरीन लोग थे, वो इन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, यानी जो 10 नंबर का बदमाश था वो जरदारी का सबसे बड़ा फेवरेट, तो इन्होंने उसी तरह के क्रिमिनल लोगों को टॉप पोजीशंस पे लगाया। उसकी दो वजह थी कि एक तो जब क्रिमिनल आदमी को आप ऊपर लगाते हैं तो ईमानदार शख्स डिमोरलाइज होता है, वो अपनी जो उसकी काम करने की जो कैपेसिटी है वो उसको छोड़ देता है। और बेनजीर भुट्टो साहबा ने मेरे सामने, हम लोग एलएससी में थे, तो बेनजीर भुट्टो साहब ने कहा अपनी तकरीर के अंदर कि जी
पीएमए में जब कैडेट जाता है तो वो देखता है कि वहां पे सिकंदर मिर्जा की, ज़ियाउल हक की, यूब खान की तस्वीरें और मुशर्रफ की तस्वीर लगी है, तो वो समझता है कि आई कैन डू इट। तो मैंने बेनजीर साहब को कहा, मैंने कहा जो जेल में जो कैदी हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो जब जरदारी को देखते हैं तो वो भी कहते हैं कि वी कैन बिकम प्रेसिडेंट, सो कैन वी। तो जो इस पूरी माफिया ने जो पाकिस्तान की बुनियादों के अंदर जो ये करप्शन, मैंने लिखा भी था आर्टिकल, करप्शन इज अ वेपन ऑफ वॉर, और ये आप चीज लगा दें तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। एंड द अच्छा, लेकिन डोर, अभी थोड़ी देर पहले आपने सिंध के अटॉर्नी जनरल का जिक्र किया कि उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है। जाहिर है कि जरदारी साहब के बिहाफ पे कर रहे होंगे, तो ये जरदारी साहब क्यों चाहते हैं कि इतनी सीक्रेसी हो, इसकी सीक्रेट तरीके से ये इलेक्शन होने चाहिए? देखें बात यह है कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और अल्ताफ हुसैन, इन तीनों का जो हैंडलर्स हैं वो एक ही हैं, और इन तीनों में, दो में तो एक चीज कॉमन है, मीर जाफर में और नवाज शरीफ में और जरदारी में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि मीर जाफर ने गद्दारी करने के बाद जब उसको पैसे मिले तो उसने लंदन में आके जायदादें खरीदी। दैट वाज हिज इन्वेस्टमेंट पॉइंट। अब यही काम जो है वो जरदारी ने भी किया और नवाज शरीफ ने भी, इन्होंने भी आके लंदन में जायदादें की पाकिस्तान से, गद्दारी का जो इन्होंने वो जो पैसा था, यानी अंग्रेज इतने स्मार्ट है। मैंने इनके बारे में एक आर्टिकल लिखा था, एसएफए। तो ये मुझे किसी ने पूछा कि ये एसएफए क्या होता है, मैंने कहा एसएफए होता है सेल्फ फाइनेंसिंग एजेंट, कि ये खुद कमा के लेके आते हैं और ये अपने मालिकों को भी देते हैं, यानी उनके लिए जो कमा रहे हैं वही ये वापस ला के यहाँ पे लेके, चोरी करके तो इनके हैंडलर भी तो लेके आपके आ रहे पास हैं, ही यानी बैठे हुए हैं ना, इनके हैंडलर भी तो आपसे दूर नहीं, आपके पास ही बैठे हुए हैं। देखें वो अमेरिका ने तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है वो बरतानिया को दिया हुआ बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, और फॉरेन ऑफिस में जो एफ पैक डेस्क है वो एक ही, यानी अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक ही डेस्क है जो उन्होंने ब्रिटिश दिया हुआ है। फॉरेन ऑफिस में, तो मैं ब्रिटिश फॉरेन जैसे, ऑफिस जी जी जी, तो उन्होंने उन्होंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान लहदा लहदा नहीं हो सकते। तो मतलब मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जरदारी साहब इज वाई जरदारी सो कीन। अब जो एमक्यूएम थी उसने एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का एक बिल पेश किया पार्लियामेंट। ठीक। तो जब मैंने वो बिल पढ़ा तो मैंने कहा ये एमक्यूएम का तो कोई बंदा अगर उल्टा भी खड़ा हो जाए ना तो ये वाली अंग्रेजी नहीं लिख सकता। जो उस बिल में जो अंग्रेजी लिखी गई थी वो उनकी जुबान से नहीं आई हुई थी, वो किसी ने लिख के दी थी उनको, और उन्होंने वही की वही। इस वक्त बहुत सारी बैनुल अवी यूनिवर्सिटीज में इस तरह की चीजें पड़ी होती हैं जो बनी बनाई वो दे देते। तो जब 18th अमेंडमेंट का जब वक्त आया तो नवाज शरीफ ने और जरदारी ने सबसे पहले जो चीज खत्म की उनमें से एक तो वो थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर की शिक थी, एक इन्होंने बीए पास की खत्म की। अब नवाज, अगर इमरान खान ने किसी मैट्रिक पास को वजीर लगा दिया है, तो जब मुशर्रफ ने वो 18th अमेंडमेंट में बीए पास की शर्त रखी थी तो उस वक्त एंकरों को नहीं नजर आया। हमारे दोस्त हैं वो शाहिद साहब जो है वो कामरान शाहिद, वो कह रहे थे जी उन्होंने मैट्रिक पास, भाई मुशर्रफ ने बीए की शर्त इसीलिए लगाई थी और इन्होंने 18वीं तरमीम में आके उसको खत्म कर दिया। तीसरी बात यह है कि जो 18th अमेंडमेंट में 100 से ज्यादा क्लॉजेज ऐसी थी जिनको इन्होंने बगैर पार्लियामेंट्री डिबेट, बगैर उसको ड्यू प्रोसेस इन्होंने फास्ट ट्रैक किया। और ये जो जाली जो वो है क्या नाम है इसका, जो रजा रब्बानी, ही वाज द प्रेसिडेंट, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द सेनेट जब ये पास हुई वहां पे। तो इन लोगों ने 18वीं तरमीम जो थी वो असल में पाकिस्तान को तोड़ने की एक इंटरनेशनल साजिश थी, है। और इस वक्त, यानी जैसे उसके अंदर जो इन्होंने क्लॉजेज, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर इन्होंने तमाम चीजें फेडरेशन से लेके वो इन्होंने सूबों को दे दी। यानी पूरी दुनिया में पोर्ट्स और समंदर और मिनरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। यानी मेरे घर में अगर मेरे बैक गार्डन में से कोई पुराने, को 10,000 साल पुराना कोई खजाना निकल आए तो वो उसकी जो मलकियत है वो गवर्नमेंट की मलकियत में आएगी, उसको कहते हैं ट्रेजर ट्रोव। या इस तरह अगर कोई मेरी बड़ी जमीन है वहां से कोई गैस या तेल निकल आए तो उसकी जो मलकियत होगी वो फेडरल गवर्नमेंट होगी। वो कोई मुकम्मल लोकल गवर्नमेंट या सिटी गवर्नमेंट आके नहीं कह सकती कि जी इस इलाके में, आपके इलाके से गैस निकली है या आपकी जमीन पे से गैस निकली है तो वो आप हमें दें। तो इन्होंने 18वीं तरमीम में जिसको इन्होंने फॉलो किया उसके अंदर सबसे उसकी थीम ये थी कि हम ये फौज के जरिए लड़के तो हम पाकिस्तान को नहीं जीत सकते। तो उन्होंने 18वीं तरमीम के जरिए पाकिस्तान को तोड़ने की एक साजिश की जिसमें एमक्यूएम, नवाज शरीफ और अल्ताफ हुसैन ये तीनों शामिल थे। तो ये जब इन्होंने किया, अब मेरे एक यूगोस्लावियन एक्सपर्ट से बात हुई यहाँ एलएससी के अंदर, तो उसने कहा कि डॉक्टर कुरैशी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज लेड टू द ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसने, अब
अब जैसे सोवियत यूनियन जब ब्रेकअप हुआ तो सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 70 और 71 के अंदर ये था कि मेंबर स्टेट जो है वो मेंबर स्टेट सेसेशन का ऐलान कर सकती है। लेकिन अमेरिका इतना बड़ा डेमोक्रेट मुल्क होने के बावजूद और एक यूनियन होने के बावजूद उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई शिक नहीं है कोई डेवोल्यूशन की कि जिसमें मेंबर स्टेट अपना रेफरेंडम करा के मुल्क अलहदा कर ले, या जैसे स्कॉटलैंड के अंदर जो हमारा रेफरेंडम हुआ था, अब वो दोबारा कह रहे हैं उसको, तो वो गवर्नमेंट उसको इजाजत नहीं दे रही। वो कहते हैं कि ये एक लाइफ टाइम चीज होती है कि आप इसको हर बार बार तो नहीं कर सकते, दोहरा सकते। तो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब और वो जो गद्दार वतन है अल्ताफ हुसैन, वो जो है ये लोग, इन लोगों ने साजिश की और उसको इन्होंने अमली जामा बचाया कि ये हम एक चीज आज कर देते हैं, फिर अगले आने वाले जो जो असम्बलियां होंगी वो उसको, अब ये जो मुराद अली शाह और जरदारी जो सिंध में कर रहे हैं, इस तरह तो कोई अपनी ग्रोसरी स्टोर अगर किसी का अपना बिजनेस भी हो ना, वो भी उसको इस तरह ट्रीट नहीं करता जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। यानी जो लूट मार का बाजार और जो तबाही और बर्बादी ये लोग कर रहे हैं दोनों, जरदारी और ये मुराद अली शाह, जिस जो लूट मार इन्होंने मकाई, पूरी मैंने पूरी जितनी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है उसमें मैंने कोई मिसाल नहीं देखी कि इतनी प्लंडरिंग और डैमेज किसी ने किया हो जो इन लोगों ने किया। जो बेनजीर को जब वो मारी गई वहां पे उसमें हादसे में, तो जो सिंध के ट्रेन स्टेशनों पे और रेल की गाड़ियों को जो जलाया गया था, वो ड्राई रन था उस 18th अमेंडमेंट, और उसमें जरदारी एंड कंपनी का मुकम्मल तौर पे हाथ था। ये जो सिंधु देश के अंदर इतना बड़ा जुलूस निकला है इस वक्त, ये भी एक वार्निंग है। वो बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं इसमें, लेकिन इसका हल ये है, और जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप सिंध के अंदर पूरे पाकिस्तान में दोबारा मरदमशुमारी कराएं बगैर नेक्स्ट लोकल बॉडीज के इलेक्शन से पहले। सिंध में और पूरे पाकिस्तान में अब टाइम है, आपको दोबारा मरदमशुमारी करानी चाहिए, ताकि ये जो वडेरों और ये जो बिके हुए लोगों का जो होल्ड है सिंध के ऊपर स्पेशली, ये खत्म हो। क्योंकि शहरी आबादी की अच्छा। जब सीटें ज्यादा होंगी, हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि शहरी अगर आबादी की जब सीटें ज्यादा अगर अगर होंगी ये तो जो इसको, 18th अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें जो मकसद था क्या वो ये था कि मरकज को कमजोर किया जाए और सूबों को मरकज गुरेज किया जाए ताकि फ्रिक्शन भी हो और मामला जो है वो खराब हो। देखें जब फेडरेशन के पास पैसे नहीं होंगे सूबों को देने के लिए, तो आप फेडरेशन कैसे रह सकती है ज्वाइंट फेडरेशन के। अब ये कह रहे हैं जी, जो एमक्यूएम ने जो बिल पेश किया था, उन्होंने कहा जी वो जो पोर्ट्स जो हैं वो आप सूबों को दे दें। यानी जो एमक्यूएम का जो लीडर था फारूक सत्तार, वो ही द मोस्ट डेंजरस मैन इन द होल ऑफ एमक्यूएम, द मोस्ट पॉइजनस वन। उसने ये कहा कि तमाम जो पोर्ट्स हैं और 5 मील का जो एरिया है समुंदर का, वो आप सूबों को दे दें, और जो मिनरल गैस निकलती है वो भी सूबों को दे दें। तो मुराद अली शाह जो जबान बोलता है कि जो सिंध में गैस निकल रही है तो वो आप सिंध को दें, तो जो पंजाब में गंदम उग रही है तो फिर हम तुम्हें ना दें वो गंदम। एक एक मुल्क होता है, एक यूनिट होती है जिसमें सब लोग मिलजुल के उसको शेयर करते हैं। कराची जो पैसे आपको देता है उसमें उन तमाम जो फैक्ट्रीज हैं, वर्कर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, जब वो अपना सामान बना के वो भेजते हैं तो तब सिंध की इनकम जो है वो कराची की इनकम बनती है। कराची खुद ब खुद अपनी इनकम नहीं बना लेता, उस प्रोडक्शन में, उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पूरे पाकिस्तान के मजदूरों का जो है वो की एफर्ट्स जो है वो शामिल होती हैं। तो इस हवाले से ये जो 18th अमेंडमेंट है और ये जो मौजूदा सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, इनके दरमियान बहुत ज्यादा क्लोज लिंक है। और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों को इसका पता है कि ये सारी खेल जो है, क्योंकि अगर 18th अमेंडमेंट के को उन्होंने, उसकी जो ऐसी क्लॉजेज हैं जो डैमेजिंग है, अगर पार्लियामेंट उसको चेंज कर देती है, तो उससे उससे जो है वो एक बैलेंस क्रिएट होगा बिटवीन प्रोविंसेस। अब इन्होंने एजुकेशन का घोष स्कूल, 80,000 से ज्यादा घोष स्कूल बनाए सिंध के अंदर। ये 80-90 हजार के करीब टीचर हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, और उन्होंने उनको टीचर भर्ती किया हुआ है। मैंने आपको वो फिल्म भेजी थी जिसमें एक हाई स्कूल के अंदर जो है वो गाय भैंसे बांधी हुई है, इसका मुराद अली शाह का जो इलाका है। तो ये जो जरदारी एंड कंपनी जो आए हैं पाकिस्तान में, ये तो तबाह करने के लिए।
मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आप जरा आपको माइक अपना चेक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है चल रही थी प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है सिग्नल में कुछ। अभी आ रही है आपकी आवाज? अभी आपकी आवाज क्लियर जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था डॉक्टर शाहिद के हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, उन्होंने डॉक्टर यूसुफ सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने मुझे पिछले दिनों में एक शेर अल्लामा इकबाल का भेजा इसी मौजू के ऊपर। उन्होंने कहा कि कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, हो साहिब मरकज तो खुद ही क्या है खुदाई। यानी जो कौमें अपने मरकज से हट जाती हैं या उनका मरकज कमजोर कर दिया जाता है या वो इजाजत देती हैं कि उनका मरकज को कमजोर कर दिया जाए, तो फिर उनकी तबाही जो है वो यकीनी हो जाती है, वो मौत के ऊपर बिल्कुल आके खड़ी हो जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मरकज को जो हमारे दुश्मन है वो सबसे ज्यादा कमजोर इसीलिए कर रहे हैं कि इनकी प्लानिंग ये है कि इनका मरकज कमजोर होगा तो ये खुद कमजोर होंगे। देखिए, अब जो ऑप्शंस हैं हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और लॉयलिस्ट लोगों के साथ जो है वो ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो इराक में एक सेइंग बनी थी, किल द कोलैबोरेटर्स फर्स्ट, कि जो कोलैबोरेटर होता है उसको आप जो गद्दार जो घर, वो कहते हैं कि अगर चोर अंदर हो, इफ थीव्स आर इनसाइड द लॉक्स डोंट वर्क, अगर घर के अंदर चोर हो तो जितने मर्जी बड़े ताले लगा लें। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, वो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि जनरल्स हु टेक मर्सी ऑन ट्रेटर्स डैमेज द स्टेट, कि जो जनरल गद्दारों पे मर्सी करते हैं, और कि एक तुर्क कहावत है कि जो ट्रेटर्स को बिट्रेयर के साथ मर्सी करते हैं वो इंसाफ के साथ इनजस्टिस होती है। तो इन्होंने जो बिल्कुल सही। मरीम नवाज को एनआरओ दिया, वो डॉन लीक्स में परवेज रशीद, नवाज शरीफ, ये जितना गंद इस वक्त फैला हुआ है, ये जनरल क्यानी का बिछाया हुआ है, कुछ इसमें से मुशर्रफ की एम्बिशंस शामिल थे। तो जब ये इस तरह की कोई चीज करते हैं तो ये हवा में तहलील नहीं हो जाती, इसका गंद आने वालों को साफ करना पड़ता है। अब टू बी और फेयर आपने विद, परवेज रशीद का नाम लिया, 95 लाख का केस तो उनका भी खुल गया ना। देखें उन्होंने पंजाब हाउस में रहते थे, तो 95 लाख की वो वहां पे नान छोले और पाए और वो खा गए वहां के अंदर बैठ के, वो और उनकी बेटी। तो उन्होंने वो इतने बड़े नजरियाती और सोशलिस्ट और डेमोक्रेट, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये कमरुज़्ज़मान कायरा इतनी जमहूरियत की बात करता है, उसने कभी ये नहीं पूछा कि भाई जब ये बिलावल की अगले 5 साल के लिए सिलेक्शन हो रही थी तो तुझे तो नहीं बुलाया उन्होंने उसके अंदर, वो तो उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया। यानी ये जो पीपी के और नून लीग के कुछ हमारे दोस्त ऐसे, उनके साथ तो हमने डिबेट करनी बंद कर, कि वो बिल्कुल लगता है कि जैसे वो हसन बिन सबा के लोग थे ना, जिनको वो नशा पिला के एक ट्रांस में ले जाता था। तो इन लोगों को भी एक नशा हो गया हुआ है कि जिसमें ये लोग दे आर फेल टू सी द लाइट। यानी इनको जो चीज सामने दे कांट सी द एलिफेंट इन द रूम, कि जो सामने चीज नजर आ रही है कि इनके लीडरों ने लूट मार करके पैसा ले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो किसी ने उसको नजम भेजी हमजा शहबाज को कि तू जिंदान में है। भाई हमजा शहबाज जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर थोड़ी है, उसने चोरी की है, टीटीओ के क्रिमिनल। पैसे उसके पास आए हैं। इसी तरह बिलावल जरदारी जो है, किसी ने मुझे कहा कि जी ये, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जी ये जो जुल्फी बुखारी है, इसके बाप ने अगर करप्शन किया तो जुल्फी बुखारी का क्या। तो भाई ये जो बिलावल जरदारी है, भुट्टो है, इसको फेक जाली अकाउंट से ये बर्थडे केक्स खरीदते रहे हैं, अयान अली की टिकटें खरीदते रहे हैं। तो वो जो करप्शन की कमाई है उसका बिलावल जरदारी बिल्कुल बेनिफिशियरी है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये जुल्फी बुखारी अपने बाप के जो बिजनेसेस हैं वो उसी को संभाल रहा है ना, वही उसकी बेस के ऊपर ही, वो पैसे की बेस पे ही उसको इतनी बड़ी पोजीशन पे लाके बिठाया गया ना। ऐसे जुल्फी बुखारी को तो ये जो मरीम नवाज है, इसको तो कोई पोलियो वर्कर की जॉब ना दे, अगर इसको कोई ओपन मेरिट पे कहीं आना पड़ जाए, या इसको कोई चौकीदार ना रखे बिलावल जरदारी को, जो कुछ उसका वो, या कोई मैनेजर चलें, भी ना रखे उसकी जो, चलें इसको अब देखते हैं, मतलब कल ये है कि जो डिसीजन आना है। करप्शन इज ए वेपन ऑफ वॉर। करप्शन इज अ वेपन ऑफ वॉर, और वो हम देख रहे हैं। जिस तरह मैंने शुरू में आपको कहा था नाजरीन के, लगा है हुस्न का बाजार। देखो, अब देखें क्या मतलब हमारे ज़मीर हैं या नहीं है। अब मुझे तो समझ नहीं आती कि इनके ज़मीर मुर्दा भी हैं या मुर्दा भी नहीं है। अब कोई समझ नहीं आती ये कैसे लोग हैं, किस तरीके से, और यही हमारी किस्मतों के फैसले करने वाले लोग हैं। डॉक्टर शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा मुझे रखसाना को। डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब के साथ इजाज़त दीजिए, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।